नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। मित्रों, हम लोग आर ओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन इस समय कर रहे हैं। आर ओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। अभी पिछले 2-3 वीडियो में हमने आर ओ 2021 प्री एग्ज़ाम के जीएस का डिस्कशन किया, ठीक है। 2021 प्री के जीएस का डिस्कशन किया, ठीक। अब जो है आर ओ क्योंकि मेंस में भी कुछ पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसमें जीएस और हिंदी शामिल होता है, ठीक है। जीएस और हिंदी शामिल होता है, तो आर ओ हिंदी तो हम लोग अच्छे से डेली उसकी प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। साथ ही साथ मतलब इसके जीएस जो है उसका भी अध्ययन ज़रूरी हो जाता है। और सबसे ज़रूरी किसी भी आप कह सकते हैं टेस्ट सीरीज या बुक से ज़्यादा ज़रूरी इस एग्ज़ाम के लिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत आवश्यक हैं और मेंस में भी इसकी मुख्य परीक्षा भी ऑब्जेक्टिव होती है हिंदी और जीएस की। इसी वजह से आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमने समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2021 का सामान्य अध्ययन का पेपर मतलब डिस्कशन करने का निर्णय लिया है। आपके सामने लेकर मैं इसको उपस्थित हूँ। तो देखिए, इसमें भी देखिए किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे गए थे ये जानना जरूरी है। सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से कुल 15 प्रश्न पूछे गए थे मेंस में 2021। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से 10 प्रश्न पूछे गए थे। राष्ट्रीय आंदोलन से 6, यानी टोटल भारतीय इतिहास एवं संस्कृति तथा राष्ट्रीय आंदोलन मिला ले तो प्रश्नों की संख्या 16 थी। राज्य व्यवस्था की अगर हम बात करेंगे तो इससे 10 प्रश्न आए थे। अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो इससे 9 प्रश्न आए थे, ठीक है। विश्व एवं भारत के भूगोल की बात करेंगे तो इससे 22 प्रश्न आए थे। नेशनल एवं इंटरनेशनल जो इंसिडेंट हैं यानी घटनाएं हैं करंट अफेयर्स, उससे 8 प्रश्न आए थे, लेकिन ये इसकी सही तस्वीर नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी करंट अफेयर से कुछ प्रश्न आए होंगे, ठीक है। और यूपी स्पेशल में भी करंट अफेयर से कुछ प्रश्न आए होंगे। विविध में भी करंट अफेयर से कुछ प्रश्न आए होंगे, जिसको इन्होंने अलग रखा है, ठीक है। मेरा अनुमान है कि लगभग 20 प्रश्न करंट अफेयर से रहे होंगे इस परीक्षा में भी। अभी पेपर सॉल्व किया जाएगा तो पता चलेगा, ठीक है। तो एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे कौन कौन से सेक्शन हमको तैयार करना ज़रूरी है। देखिए सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आयोग जब रिपीट करेगा तो जिस परीक्षा का एग्ज़ाम लेने जा रहा है उसी परीक्षा का ज़्यादा संभावना है कि रिपीट करता है। तो इसके प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को अच्छे से सॉल्व कर लेना ज़रूरी हो जाता है। पहला सेक्शन इसमें देखिए दिया गया है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, ठीक है। सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मतलब विवादित था, क्योंकि विटामिन बी और विटामिन सी दोनों जल में घुलनशील हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखिए, विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ही जल में घुलनशील विटामिन हैं। वर्ष 1911-12 में पोलैंड के वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिन शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। तो फंक ने पहली बार विटामिन शब्द का प्रयोग किया। विटामिन को सहायक आहार भी कहा जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन ADEK है, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं। बी और सी जल में घुलनशील हैं। और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के किसमें हैं? वसा में घुलनशील हैं, ठीक है। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, ठीक है। तो ADEK जो है ये वसा में घुलनशील है और विटामिन बी सी जो है ये जल में घुलनशील है, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। रिगेल मैन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व के मापन में होता है? देखिए, इस तरीके क्वेश्चन जो मापी हैं, ताप मापी है, वायुदाब मापी है और समुद्र की गहराई की माप करने वाला यंत्र है, ठीक है। पेड़ पौधों की वृद्धि की माप करने वाला यंत्र है। इस तरीके के 1-2 क्वेश्चन आयोग जरूर पूछता है, तो इसको हमको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। ये घटना चक्र में भी आप जब साइंस वाला पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें स्टार्टिंग में नोट्स फॉर्म में इन्होंने दे रखा है और सबसे बढ़िया तरीका इसको लूसेंट से पढ़ लिया जाए।
तो रिगेलमैन स्केल का प्रयोग जो है धुआं नापने में किया जाता है। देखिए, रिगेलमैन स्केल का प्रयोग धुआं के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। यह पेरिस में ला स्टेशन डी एक्सिस डी मशीन्स के कृषि इंजीनियरिंग मैक्सिलियन रिगेलमैन के फ्रांसीसी प्रोफेसर द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, तो रिगेलमैन के फ्रांसीसी प्रोफेसर द्वारा विकसित किया गया, इसीलिए इसका नाम रिगेलमैन स्केल रखा गया है। ठीक है, पहली बार 1988 में स्केल को निर्दिष्ट किया था। ऑडियोमीटर यह मनुष्य द्वारा ध्वनि को सुनने की क्षमता को मापने वाला यंत्र है। ठीक है, ऑडियोमीटर जो है सुनने की क्षमता मापता है। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड द्वारा प्रदूषण की मात्रा को मापते हैं, BOB, यहाँ BOD होना चाहिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, वायु में BOD स्तर, ये आप अक्सर देखिए जो दिल्ली में पॉल्यूशन फैला हुआ है तो वहाँ सुनते होंगे। ठीक है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है प्रदूषण मतलब ऑक्सीजन में जल प्रदूषण की मात्रा को मापता है। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है कुल मिला के जल, वायु नहीं, जल प्रदूषण को मापा जाता है इससे। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना था विटामिन, लेखक, एंजाइम। ठीक है, मतलब पुस्तक है और लेखक है, ये हमको सुमेलित करना था। देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, विटामिन, कैरोटीन एक विटामिन होता है। पुस्तक लेखक कहाँ से आ गया इसमें भाई, इन्होंने गलत दे रखा है, सूची गलत दे रखा है। ठीक है, यहाँ जो इन्होंने पुस्तक लेखक लिखा है ये गलत दे रखा है। ठीक है, तो देखिए, विटामिन कैरोटीन होता है, पेप्सिन एक एंजाइम होता है, हार्मोन पोजिस्ट्रान होता है और प्रोटीन कैरोटीन होता है। ठीक है, तो कैरोटीन विटामिन और प्रोटीन दोनों होता है, इसको सुमेलित करना है। प्रोजेस्टेरॉन एक कार्बनिक यौगिक है, जंतुओं में यह प्रमुख हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी से बांझपन का रोग हो जाता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी से क्या होता है, बांझपन का रोग होता है। कैरोटीन संरचनात्मक रेशेदार प्रोटीन के परिवार में से एक है, जिसे स्क्लेरोप्रोटीन भी कहा जाता है। अल्फा कैरोटीन एक प्रकार का कैरोटीन है जो कशेरुकियों में पाया जाता है। यह कशेरुकियों के बीच बाल, नाखून, पंख, सांग पंजों, खुर और त्वचा की बाहरी परत बनाने में मदद करता है। पेप्सिन पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है, पेप्सिन क्या है, एक पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ता है। चलिए अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, ये बताना है। ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग पाउडर, सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है ये हमको बताना था। तो सही सुमेलन देख लेते हैं। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर जो है ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहलाता है, बिल्कुल सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है, यही सुमेलित नहीं था। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट, और यहाँ क्या दिया हुआ था, कैल्शियम बाइकार्बोनेट दिया गया था। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है, वॉशिंग पाउडर को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतया प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। यह एक सफ़ेद चूर्ण है। ठीक है, इसका उपयोग शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में होता है। ठीक है, अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, इसका सूत्र उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है, स्टेरॉइड है कि विटामिन है कि उत्प्रेरक है कि कीटनाशक है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल एक तरीके का स्टेरॉइड है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड स्टेरॉइड है। लिपिड एक प्रकार का रक्त वसा, रक्त में जब वसा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो मतलब आदमी कहता नहीं कि इनका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बढ़ गया है। ठीक है, रक्त में जब वसा की मात्रा बढ़ जाती है तो कहता है कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बढ़ गया है। कोलेस्ट्रॉल शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में स्टेरॉइड है।
ठीक है। मानव शरीर की कोशिकाओं के निर्माण, विटामिन और अन्य हार्मोन बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या क्या करने के लिए? कोलेस्ट्रॉल देखिए केवल नुकसान ही नहीं करता, फायदा भी करता है। मानव शरीर में कोशिकाओं के निर्माण, विटामिन और अन्य हार्मोन को बनाने में कोलेस्ट्रॉल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति किसी पदार्थ की उपस्थिति मात्रा से बढ़ जाती है तो इसे उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, केवल क्रिया की गति को प्रभावित करता है। कीटनाशक रासायनिक या जैविक पदार्थों का ऐसा मिश्रण होता है जो कीड़े मकोड़ों से होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने, उन्हें मारने या उनसे बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तो सब आप जानते ही हैं। कोलेस्ट्रॉल जानना जरूरी था। कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड है, रक्त में वसा की मात्रा है। कोलेस्ट्रॉल सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला स्टेरॉइड है जो शरीर में मिलता है। ठीक है, और इसकी आवश्यकता कब होती है? विटामिन और अन्य हार्मोन बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पौधे में नाइट्रोजन को किस रूप में, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? ठीक है, नाइट्रोजन गैस, नाइट्राइट, नाइट्रेट या अमोनिया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में? नाइट्रेट रूप में। ठीक है, देखिए पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, अविषैली गैस है। ठीक है, रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं होता, इसकी कोई गंध नहीं होती, इसका कोई स्वाद नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए, नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। ठीक है, पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन बहुत आवश्यक है। कीटभक्षी पौधे प्रायः ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। अमोनिया एक तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है। इसका हिमांक तथा क्वथनांक क्रमशः 198.4 के तथा 239.7 के है। अमोनिया गैस जल में अत्यधिक, सबसे अधिक विलेय गैस अगर पूछा जाएगा तो अमोनिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किस सिद्धांत पर रॉकेट बम कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आवोगाद्रो परिकल्पना, ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय या संवेग संरक्षण। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। ठीक है, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रैखिक संवेग संरक्षण का नियम किसी वस्तु पर पिंडों के निकाय के लिए यदि कोई बाहरी बल उन पर कार्य नहीं करता तो पिंड का कुल उपयोग हमेशा संरक्षित रहता है। ठीक है, संवेग वह भौतिक राशि है जो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। ठीक है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। बर्नौली प्रमेय जो है ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है। तो बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन एक पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन यानी पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन। इंसुलिन जानते ही हम मनुष्य में पाया जाता है, एस्ट्रोजन भी पाया जाता है, थायरॉक्सिन भी पाया जाता है। साइटोकाइनिन एक जो है पादप हार्मोन है। ठीक है, साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। पौधों में पाए गए 5 प्रमुख हार्मोन कौन कौन से हैं? ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, गिब्बेरलिन है, एबेसिसिक है और एथिलीन है। कैल्सीटोनिन एक पशु हार्मोन है। ठीक है, कैल्सीटोनिन क्या है? एक पशु हार्मोन है, ध्यान रखिएगा। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका निर्माण अग्नाशय में होता है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि में स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होगा। ठीक है, एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पॉलीथीन बनाने में निम्न में से किस गैस का उपयोग होता है? ठीक है, पॉलीथीन बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन गैस का। देखिए एथिलीन
एक औद्योगिक कार्बनिक रसायन है। एथिलीन का सूत्र C2H4 है। एथिलीन सबसे सरल एल्कीन है। ठीक है, तो एथिलीन का उपयोग प्लास्टिक में किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। यह गैसोलीन, ठीक है, केरोसिन, तेल, प्रोपेन, कोयला या लकड़ी के जलने से उत्पन्न होती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था, पॉलीथीन बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा था, निम्न में से कौन सा प्रथम क्लोन्ड जानवर है। प्रथम क्लोन्ड जानवर कौन सा है यह बताना है। तो प्रथम क्लोन्ड जानवर जो था वो भेड़ था। देखिए, भेड़ प्रथम क्लोन्ड जानवर है। डॉली एक मादा फिनिश डोरसेट भेड़ थी और एक वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन किया गया स्तनपायी था, पहला स्तनपायी था। ठीक है, एक स्तन ग्रंथि से ली गई एक कोशिका से परमाणु हस्तांतरण की प्रक्रिया का उपयोग करते हुए स्कॉटलैंड में रोसलिन इंस्टीट्यूट के सहयोगियों द्वारा इसका क्लोन बनाया गया था। तो प्रथम क्लोन जानवर एक भेड़ थी, इसको हमको ध्यान रखना है। और इसका नाम क्या था, इसका नाम था डॉली। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से देखिए ये पता चल रहा है कि भले साइंस में रखा गया है, लेकिन ये कृषि सेक्शन का क्वेश्चन है, कृषि सेक्शन का, और कृषि सेक्शन से इसी टाइप के प्रश्न आएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे लिए अब मतलब उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है फिलहाल, लेकिन अभी भी वही इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। ठीक है, और डॉक्टर के सिवन का इन्होंने स्थान लिया था, 9वें अध्यक्ष हैं। और इसरो की बात की जाए तो इसका गठन जो है 1969 में हुआ था। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। और इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा इसरो का, तो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन, शार्ट में लिख दे रहा हूँ, स्पेस रिसर्च, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं कवकों से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से या आवृतबीजियों से। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स जो है ज़्यादातर जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं। देखिए, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः जीवाणुओं से प्राप्त होता है। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणु को मार डालता है या उसके विकास को रोकता है। एंटीबायोटिक्स शब्द का प्रयोग 1942 में सेलमैन वाबसमैन द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। फफूंद या कवक एक प्रकार के जीव हैं जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। विषाणु क्या होते हैं, आकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, जो केवल जीवित कोशिका में ही वृद्धि कर सकते हैं। तो विषाणु पे क्वेश्चन बन सकता है, बैक्टीरिया पे क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको अच्छे से जान लीजिए। विषाणु हमेशा सजीवों में ही वृद्धि करते हैं, जबकि बैक्टीरिया निर्जीवों में भी वृद्धि कर सकते हैं, यह ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, कौन सा आहार समूह है जो अधिकतम ऊर्जा प्रदान करेगा। वसा, प्रोटीन या विटामिन, विटामिन, लवण या जल, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो यही सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। यही हम ज़्यादातर अपने भोजन में लेते भी हैं। ठीक है, तो आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट हमको दालों से मिलता है, सब्जियों से मिलता है, मक्का से मिलता है, बाजरा से मिलता है, मोटे अनाज आदि से प्राप्त होता है। गेहूं, चावल से भी हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, गेहूं, चावल से भी। इसके अलावा आलू से भी हमको अच्छी खासी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, वसा कहाँ से मिलता है, दही से, पनीर से, दूध से, फल से, अंडे और मांस आदि से प्राप्त होता है।
प्रोटीन हमको मांस, मछली, सोयाबीन, मसूर, उड़द, दूध आदि से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा जैव डीजल पौधा है? तो बड़ा आसान है, बहुत बार इसको पढ़ा गया होगा, जेट्रोफा है। ठीक है, जैव डीजल पौधा कौन सा है? जेट्रोफा है। देखिए, जेट्रोफा वृक्ष कई वर्षों तक फल देने वाला वृक्ष है। इसके बीजों में लगभग 40% तेल होता है। कितना? 40%। इससे डीजल बनाने के लिए वास्तविक डीजल में लगभग 18% जेट्रोफा के बीजों से प्राप्त तेल को मिलाकर बायोडीजल बनाया जाता है। ठीक है, जेट्रोफा से। जावा घास सिटोनेला खुशबूदार औषधीय पौधे हैं जिसका उपयोग साबुन बनाने, इत्र बनाने में किया जाता है। ठीक, अगला देखिए, कौन किस क्रांति के जनक थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक होंगे, डी में 1 हो जाएगा। ठीक है, और तो डी में 1 कौन से में दिया गया? इसमें दिया गया, इसमें दिया गया है। ठीक है, अगला क्या दिया गया है? केसी मेहता। तो केसी मेहता का संबंध जो है भ्रूण विज्ञान से था, भ्रूण विज्ञान से था। ठीक है, पी माहेश्वरी हैं, तो पी माहेश्वरी का संबंध किससे होगा? पी माहेश्वरी नहीं, केसी मेहता का संबंध जो है, केसी मेहता का संबंध पादप रोग विज्ञान से होगा। ठीक है, पादप रोग विज्ञान से होगा केसी मेहता का संबंध। चलिए देख लेते हैं इसको पूरा सुमेलन। देखिए, बीरबल साहनी जीवाश्म एवं वनस्पति विज्ञान से संबंधित है, केसी मेहता पादप रोग विज्ञान से संबंधित हैं, पी माहेश्वरी का संबंध भ्रूण विज्ञान से है और स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा भारतीय इतिहास तथा संस्कृति। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत बड़ा सेक्शन है हमारे आर का। सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन अगर कोई है करंट अफेयर्स के बाद तो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति है। ठीक है, करंट जीएस की अगर बात की जाए तो नंबर 1 पे सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो करंट अफेयर्स है, उसके बाद इतिहास है। ठीक है, इतिहास एवं संस्कृति है। तो देखते हैं इसको। दिया गया सुमेलित करने के लिए रास पंचाध्यायी, वृंदावन दास, चैतन्य भागवत, जयनंदा, चैतन्य मंगल, नंददास, भक्ति रत्नाकर, नरहरि चक्रवर्ती। ठीक है, तो देखिए, रास पंचाध्यायी की रचना की थी नंददास ने, चैतन्य भागवत की रचना की थी वृंदावन दास ने, चैतन्य मंगल जयनंदा से संबंधित है और भक्ति रत्नाकर जो है नरहरि चक्रवर्ती से संबंधित है। देखिए, चैतन्य भागवत चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों पर वृंदावन दास ठाकुर द्वारा लिखा गया बंगला भाषा का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, ये बंगला भाषा से संबंधित है। बंगला भाषा में रचित चैतन्य भागवत का हिंदी अनुवाद एवं संपादन ब्रज विभूति श्री घनश्याम दास ने किया था। नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति रत्नाकर के लेखक थे। ठीक है, जयनंदा चैतन्य मंगल के लेखक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्ट एंड कल्चर से है। ठीक है, नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा से कथन सही है? ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया गया इसमें। देखिए, यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। शिव की यहाँ बात की जा रही। फिर कहा रहा है, अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने है, बाएं में एक महिला का। ठीक है, तो इसमें दोनों कथन सही है। चलिए देखते हैं। देखिए, नटराज शिव की प्रसिद्ध प्राचीन कांस्य मूर्ति चोल वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? चोल वंश से। नटराजन का अर्थ है तांडव नृत्य की मुद्रा। ठीक, में शिव या नटराज शिव की मूर्ति नृत्य करते हुए 4 भुजाएं हैं। इसके चारों ओर अग्नि के घेरे हैं। चारों ओर क्या है? अग्नि का एक घेरा बना हुआ है। उनका मतलब हाथ एवं पांव से उन्होंने एक बौने अकस्मा को दबा रखा है एवं दूसरा पांव नृत्य मुद्रा में ऊपर की ओर उठा हुआ है। ठीक है, पहले पांव से दबा उठा है और दूसरा पांव नृत्य मुद्रा में ऊपर की ओर उठा हुआ है। उन्होंने अपने पहले दाहिने हाथ में डमरू पकड़ा हुआ है। डमरू की आवाज़ सृजन का प्रतीक है
अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं और बाएं कान में एक महिला का कुंडल पहने हुए हैं। ठीक है, तो ये नटराज की कांस्य प्रतिमा के विषय में कहा गया है। दोनों कथन यहाँ पे सही है। अगला है, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कुहना का निर्माण किसने किया था? ठीक है, तो ऑप्शन है हुमायूं, शेरशाह, अकबर, शाहजहां। ठीक है, तो सही उत्तर इसका आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सही उत्तर इसका क्या होगा? शेरशाह होगा। ठीक है, सही उत्तर इसका क्या होगा? शेरशाह होगा। देखिए, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कोहना का निर्माण किसने किया था? तो शेरशाह ने किया था। किला ए कोहना मस्जिद भारत की राजधानी दिल्ली के पुराना किला के परिसर के अंदर स्थित एक मस्जिद है। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराने के बाद उसने पुराना किला पर कब्जा किया था। ठीक है, वहाँ उन्होंने अपने निजी इस्तेमाल के लिए मस्जिद का निर्माण किया, जो उनकी शाही आकांक्षा का प्रतीक बन गया था। ठीक है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी बेगा बेगम द्वारा किया गया था। ठीक है, शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। यह मकबरा शेरशाह ने खुद बनवाया था। अकबर का किला राजस्थान के अजमेर में स्थित है और शाहजहां का मकबरा आगरा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, मध्य पाषाणिक स्थलों को। ठीक, तो ये देखिए सीधा सीधा मध्य पाषाणिक स्थल है, मैपिंग का क्वेश्चन है। पैरारा, लेखहिया, बीरभानपुर और महदहा। देखिए क्या होगा इसमें सही क्रम? 4 2 1 3 होगा। 4 2 1 3, यानी कि पहले महदहा होगा, महदहा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? लेखहिया होगा, लेखहिया होगा। उसके बाद क्या होगा? पैरारा होगा, पैरारा। फिर क्या होगा? बीरभानपुर होगा। ठीक है, देखते हैं। देखिए, निम्न मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित महदहा, लेखहिया, पैसरा, बीरभानपुर एवं महदहा हैं। ठीक है, महदहा प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ जिले में, जिसकी खोज लाल बिहारी पांडे द्वारा की गई थी। यहाँ से मानव समाधियों के अतिरिक्त पशुओं की अधजली हड्डियाँ, यहाँ मधजली इन्होंने लिख दिया है। ठीक है, अधजली हड्डियाँ, श्रृंग आदि प्राप्त हुए हैं, जिसके कारण इसे बध स्थल भी कहा गया है महदहा को। लेखहिया इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। ठीक है, लेखहिया से। टोला पैसरा घराहरा मुंगेर बिहार में स्थित एक गांव है। बीरभानपुर एक पुरा स्थल है जो पश्चिम बंगाल की वर्धमान जिले में दुर्गापुर के समीप दामोदर नदी के दाएं तट पर स्थित है। यहाँ से उपकरण क्वार्टजाइट नामक प्रस्तर से बने हैं। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व जब इसको हम सजाएंगे तो देखिए मैप पे जब आप देखेंगे तो सबसे पश्चिम में यूपी मिलेगा और यूपी में प्रतापगढ़, फिर प्रयागराज है। ठीक है, और उसके बाद फिर बिहार और फिर पश्चिम बंगाल का स्थल आएगा। तो पश्चिम से पूर्व का क्रम यही यहाँ पे बताया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अकबर, गियास बेग मतलब किसके कौन दीवान थे? जहांगीर का असद खान, शाहजहां मुजफ्फर खान, औरंगजेब सादुल्ला खान। ठीक है, देखते हैं। देखिए, अकबर का दीवान जो था मुजफ्फर खान था, उसका नाम अकबर के दीवान का। जहांगीर के दीवान का नाम गियास बेग था। शाहजहां के दीवान का नाम सादुल्ला खान था और औरंगजेब के दीवान का नाम क्या था? असद खान था। ठीक है, अकबर का मुजफ्फर खान, जहांगीर का गियास बेग, शाहजहां का सादुल्ला खान और औरंगजेब का असद खान। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। स्मारक और निर्माता, किस स्मारक का निर्माण किसने करवाया था, यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं कैसे क्या है सिस्टम इसका। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। अटाला देवी मस्जिद, नुसरत शाह, छोटा सोना मस्जिद, इब्राहिम शाह सरकी, कदम रसूल, सिकंदर शाह, अदीना मस्जिद पांडुआ, वली मोहम्मद। ठीक है, देखते हैं। देखिए, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया था। ठीक है, छोटा सोना मस्जिद का निर्माण वली मोहम्मद ने करवाया था। कदम रसूल नुसरत शाह से संबंधित है। अदीना मस्जिद पंडुआ सिकंदर शाह से संबंधित है। ठीक है, सन 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी ने इस मस्जिद का निर्माण उत्तर प्रदेश के जौनपुर में करवाया था। अदीना मस्जिद मालदा जिले पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसे सिकंदर शाह ने बनवाया था। ठीक है, तो ये याद रखिए, अटाला देवी इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया। छोटा सोना मस्जिद वली मोहम्मद से संबंधित है। कदम रसूल नुसरत शाह से संबंधित है। और अदीना जो है, अदीना पंडुआ सिकंदर शाह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। मंदसौर प्रशस्ति, ठीक है, तो मंदसौर प्रशस्ति जो है कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है। देखिए, मंदसौर प्रशस्ति कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल का एक प्रसिद्ध अभिलेख मंदसौर प्रशस्ति है, जिसमें लाट देश के रेशम व्यापारियों का दसपुर में आकर बस जाने का वर्णन है। इन्होंने दसपुर में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। बाद में इसका जीर्णोद्धार हुआ और यह अभिलेख उसी समय संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण करवाया गया था। तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, सामाजिक अवस्था पर इस अभिलेख से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त सभी गुप्त काल के शासक थे, ये हम लोग जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, तुकारोई का युद्ध, मालवा पर मुगल आक्रमण और उड़ीसा पर कर रानी की विजय। ठीक है, इसको सुमेलित करना है। तो देखिए, अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह अजमेर के राजा बिहारी मल की पुत्री से 1562 ईस्वी में अकबर ने विवाह किया था। ठीक है, किसकी पुत्री थी ये? अजमेर के राजा बिहारी मल्ल की पुत्री थी। ठीक है, 1562 में विवाह किया था अकबर ने। तुकारोई का युद्ध 1575 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर जिले में अकबर तथा अफगान शासक दाऊद के बीच लड़ा गया था। तो 62 में उसने विवाह किया था, 62 और 75 में युद्ध किया था। मालवा पर मुगल आक्रमण जो हुआ था वो 1561 ईस्वी में राज बहादुर और अकबर के बीच लड़ा गया था। उड़ीसा पर कर रानी की विजय बनियाजीद खान कररानी ने 1567 में उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा 3142। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस्ताद अली, मुस्तफ़ा, दौलत हुसैन या हसन खान? ठीक है, तो किसने दिया था भाई? दौलत हुसैन ने। देखिए, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के शासक दौलत खान लोदी, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने निमंत्रण दिया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी का एक कौन था? चाचा था। ठीक है, दौलत खान, तो इसी ने जो है निमंत्रण दिया था। उस्ताद अली अकबर खां मैहर घराने के भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ और सरोजवादक थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 25 नंबर का। शेर शाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, ये तो सही ही है। हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय थे। ठीक है, तो ये सही नहीं है। देखिए,
शेरशाह सूरी के संदर्भ में केवल कथन एक सही है, वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। शेरशाह का शासन अत्यधिक केंद्रीकृत था। संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों या जिलों में बांटा गया था। ठीक है, उस समय सरकार जो है किसको कहा जाता था? जिले को कहा जाता था। सरकार का मतलब जिला होता था। ठीक है। शेरशाह सूरी एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय था। ठीक है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। अच्छा, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एक शासक के रूप में उसके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय था? नहीं। ठीक है, क्या सही होगा? शेरशाह सूरी एक शासक के रूप में उसके गुण युद्ध के मैदान पर उसकी जीत से अधिक उल्लेखनीय था, ये सही है। ठीक है, उसकी जीत से अधिक उल्लेखनीय था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। उसे भारत में द्वितीय अफगान संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, द्वितीय अफगान संस्थापक भी कहा जाता है। किसको? शेरशाह सूरी को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में कितने प्रश्न हैं कुल, देख लेते हैं। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, जल्दी जल्दी ये भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन से देखिए, 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? अंबिका चक्रवर्ती, यशपाल, भगत सिंह या छबीलदास। ठीक है, तो 1926 में जो नौजवान सभा गठित हुई उसका प्रारंभिक सदस्य अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। ठीक है, नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने मार्च 1926 में की थी। यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सार्वजनिक चेहरा था। ठीक है, यह जो है HRA का, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सार्वजनिक चेहरा था। संगठन का अखिल भारतीय युवा संघ में विलय हो गया था, एक वामपंथी भारतीय संघ जिसने कार्यकर्ता और किसान युवाओं को एक साथ इकट्ठा करके ब्रिटिश राज के खिलाफ क्रांति को प्रोत्साहित करने की मांग की थी। इसके प्रसिद्ध नेता थे भगत सिंह, छब्बलदास, राजगुरु, यशपाल, चंद्रशेखर आज़ाद आदि। अंबिका चक्रवर्ती चटगांव शस्त्रागार मामले की प्रसिद्ध क्रांतिकारी और कम्युनिस्ट नेता थे। ठीक है, अंबिका चक्रवर्ती। तो इनका संबंध HRA से, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कब? 1817 ईस्वी में। ठीक है, डेविड हेयर 1775 से 1842 एक स्कॉटलैंड वासी थे जो 1800 ईस्वी में कलकत्ता में आकर बस गए थे। कब आए थे? 1800 ईस्वी में। हिंदू स्कूल एवं हेयर स्कूल जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठित स्कूलों की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, तो हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में कलकत्ता में, ठीक है, डेविड हेयर द्वारा। चलिए, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेताओं में कौन नहीं था? ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेताओं में कौन था, ये पूछा गया है। कौन नहीं था होता तो महात्मा गांधी हो जाते सही। ठीक है, तो उत्तर हमारा क्या सही होगा? BR अम्बेडकर। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था और तीसरा 1932 में हुआ था। तो तीनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था और महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा तेज बहादुर सप्रू थे। ठीक है, TB सप्रू ने भी भाग लिया था। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन का क्रम प्रथम 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932 था। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था? रंगलाल थे, नवीन चंद्र सेन थे, हेमचंद बनर्जी से शिव कुमार बटवाली नहीं थे। शिव कुमार बटालवी स्वाधीनता पूर्व भारत के राष्ट्रकवि नहीं थे। शिव कुमार बटालवी
पंजाबी भाषा के एक विख्यात कवि थे। रंगलाल, नवीन चंद्र सेन और हेमचंद्र बनर्जी स्वाधीनता पूर्व भारत के राष्ट्रवादी कवि थे। अगला क्वेश्चन हमारा है 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध पुस्तक थी, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? तो इसको इन्होंने लिखा था फारसी भाषा में। 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट को फारसी भाषा में लिखा था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है और आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। बंगदूत इनका एक ऐसा पत्र था जिसे बांग्ला, हिंदी और फारसी भाषा में छापा जाता था। कौन कौन सी भाषा में छपता था? बांग्ला, हिंदी और फारसी भाषा में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई थी, ठीक है। 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, 1929 में। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन के जनक माने जाते हैं, ठीक। तो ये आज हमने विज्ञान और भारतीय इतिहास तथा राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन किया। अगला वीडियो हम भारतीय राज्य व्यवस्था से लेकर के आएंगे। आज का हमारा डिस्कशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।